भारत में अपवाह तंत्र मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां और जलधाराएं बहते जल का एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसे मुख्य नदी का अपवाह या नदी तंत्र कहा जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को उसकी अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह प्रतिरूप क्षेत्र की भूमि की ढाल, अधस्थल शैल संरचना और जलवायु संबंधी अवस्थाओं के आधार पर चार अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का निर्माण होता है। छोटी छोटी धाराएं मुख्य नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में मिलती हैं। ये सब मिलकर वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतिरूप बनाती है। इसे द्रुमाकृतिक यानी वृक्षाकार का प्रतिरूप कहा जाता है। जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप में प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और उप सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलते हुए जालीनुमा प्रतिरूप बनाती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदी समकोण पर मुड़ती है और इसकी सहायक नदियां भी समकोण पर ही आकर मिलती हैं, जिससे आयताकार प्रतिरूप बनता है। यह प्रतिरूप तब बनता है जब नदी प्रवाहित होती है। धाराएं एक केंद्रीय शिखर या गुंबद से विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होने पर अर्य प्रतिरूप विकसित होता है। हिमालय की नदियां। भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। एक, हिमालय की नदियां। दो, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की तीन मुख्य नदियां हैं। ये नदियां प्रकृति में 12 मासी हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु, जिसे इंडस भी कहा जाता है, 2900 किलोमीटर लंबी है। यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। प्रमुख सहायक नदियां श्योक, जास्कर, हुंजा तथा नुब्रा इस नदी में मिलती है। यह बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक के निकट पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। विभिन्न बिंदुओं पर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा आकर इससे मिलती है, जहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। इसकी प्रमुख हिमालयी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। चंबा, बेतवा और सोन प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों से मिलने के बाद गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, जहां यह हुगली और पद्मा में विभाजित हो जाती है। हुगली दक्षिण की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पद्मा बांग्लादेश में बहती है, जहां इससे आकर ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नेपाल हिमालय से निकलती है। हिमालय के समानांतर बहते हुए यह नदी नमचा बरवा के पास अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहां इसे दिहोंग के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित जैसी प्रमुख सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां। चूंकि प्रायद्वीपीय नदियों में जल वर्षा से आता है,
इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां प्रकृति में मौसमी होती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है तथा छिछली होती है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में निकलती है। पश्चिम की ओर बहते हुए यह जबलपुर के निकट संगमरमर की शैलों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं और समकोण पर इससे मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के विशाल क्षेत्र में विस्तृत है। तापी द्रोणी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला में है। यह पश्चिम की ओर बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी की अधिकांश द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। गोदावरी द्रोणी। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। यह 1500 किलोमीटर लंबी है। इसकी लगभग आधी द्रोणी महाराष्ट्र में है। शेष द्रोणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। पूर्ण, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी द्रोणी। 860 किलोमीटर लंबी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। कृष्णा द्रोणी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। यह 1400 किलोमीटर लंबी है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कावेरी द्रोणी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 760 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी में आकर अमरावती, भवानी, हेमवती और कबिनी नदियां मिलती हैं। इसकी अपवाह द्रोणी आंशिक रूप से तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। झीलें, नदियां और नदी प्रदूषण। झीलें। झीलों का निर्माण हिमानियों, बर्फ की चादर, पवन, नदी और मनुष्यों की क्रियाओं से होता है। गोखुर झील। जब बाढ़ के मैदान में बहने वाली विसर्प बनाने वाली नदी मुख्य धारा से कट जाती है तो यह गोखुर के आकार वाली झील का आकार ग्रहण कर लेती है। लैगून। स्पिट तथा बार यानी रोधिका लैगून का निर्माण करते हैं। चिल्का और पुलिकत लैगून झीलों का उदाहरण है। हिमानी झील। जब हिमानी गति करती है तो वह अपर्दन करती है और सतह में गर्त बना देती है। हिम पिघलने से गर्त भर जाता है जिससे हिमानी झील का निर्माण होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। गुरु गोबिंद सागर झील यानी भाखड़ा नांगल बांध इसका एक उदाहरण है। झीलों का महत्व। झीलें वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ आने से रोकती हैं और शुष्क मौसम के दौरान जल का समान प्रवाह बनाए रखती हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए भी झीलों का उपयोग किया जाता है। झीलें जलीय जीवन भी बनाए रखती हैं और आसपास के वातावरण को सुंदर बनाती हैं। अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका। सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों का सिंचाई,
नौ संचालन, जल विद्युत उत्पादन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। नदी प्रदूषण औद्योगिक, घरेलू, नगर पालिका और कृषि प्रयोजनों के लिए पानी की भारी मांग ने नदियों में जल की मात्रा कम कर दिया है। अनुपचारित मलजल और उद्योगों का प्रदूषण नदियों में डाला जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता कम हो जाती है।